प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र और ये कार्यक्रम, इसकी पृष्ठभूमि तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री महोदय मन की बात के माध्यम से जो विचार अपने हम सब के साथ साझा करते हैं, यानी पूरे देश के साथ साझा करते हैं, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमें दिशा देते हैं। और इस रूप में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है मन की बात के माध्यम से, और ये कार्यक्रम जो है उसका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो आपदा से संबंधित है। अब आपदा किसी को बताकर तो नहीं आती। एक जमाना था जब हमें आभास भी नहीं होता था, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं और हम आपदा को पहले से आंक सकते हैं, नाप सकते हैं और उसके लिए अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और इसीलिए इस भूमिका में जो बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी या संगठन जो देश में काम कर रहा है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी कार्यक्रम आप सबके लिए होगा, क्योंकि इसके सदस्य सचिव श्री कमल किशोर जी आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, बातचीत करने के लिए देश में इस समय आपदा प्रबंधन को लेकर हम कहाँ हैं, किस रूप में हैं और क्या क्या भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं कमल किशोर जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जैनेन्द्र जी, आपको भी और आपके श्रोताओं को भी। देखिए, बिपरजॉय अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही उसका वो खत्म हुआ है, लेकिन बड़ी सारी चीजें ना बदली हुई कमल जी दिखाई देती है। जो पहले एक डर रहता था, अब चूंकि जानकारियां हमारे पास होती हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे चीजें करनी है। और अब जो आपका प्राधिकरण है, प्राधिकरण के अंतर्गत इतनी सारी जो एजेंसीज हैं लगातार बहुत प्रोफेशनली काम करती हैं, तो उससे मुझे लगता है कि हम बहुत आश्वस्त हो गए हैं अभी कम से कम नुकसान में या ना नुकसान हो किसी भी जान माल का, उसमें हम ऐसी आपदाओं को निकाल सके। आप चूंकि सदस्य सचिव के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और लगभग मेरा ख्याल है 30 वर्षों का तो आपका अनुभव है इस क्षेत्र में। 8 साल से तो इस प्राधिकरण के साथ हैं आप जी। तो आप हमें ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड भी कर पाएंगे, बता भी पाएंगे और जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि नागरिक के तौर पर जागरूकता जो है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है उसमें। तो आप बताएं कि हम कहाँ हैं, किस रूप में हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बिपरजॉय जो चक्रवात आया, साइक्लोन आया पिछले हफ्ते, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये खुशी की बात है कि इस बार बिपरजॉय साइक्लोन में हमने 0 मोर्टेलिटी के लक्ष्य को हासिल किया है जी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। हम आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको एकदम शून्य करना ये एक उपलब्धि है। और इसके लिए सबसे पहले मैं गुजरात की जनता का, गुजरात के स्थानीय प्रशासन का, गुजरात सरकार का बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर के, आपस में मिलकर के इसको हासिल किया है। कमल जी, ये सच बात है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में कच्छ के लोगों का, जो बहुत प्रभावित क्षेत्र था, पहले भी प्रभावित रहा, जब भूकंप वहां आया था बहुत ही भयंकर, वहां के लोगों की इच्छा शक्ति, उनकी जिजीविषा और उनकी सक्रियता की बड़ी तारीफ की है। आपकी अनुमति लेकर मैं वो अंश श्रोताओं को भी सुनवाना चाहता हूं, हम भी सुने उसे, और उसके बाद हम विस्तार से आपसे जानेंगे इन चीजों के बारे में, जो लोगों की या प्रशासन की और आप लोगों की जो भूमिका रही है। आइए सुनते हैं। साथियों, मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया, तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश। साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूं, वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है, और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है, उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। साथियों,
प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। तो कमल जी, आपने सुना और इस बात को आपने पहले भी सुना होगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल लेते हैं, ये मुझे लगता है बिपरजॉय में बहुत साफ साफ दिखा है। जी बिल्कुल, पूरा जो हमारी जो प्रणाली है, जिसको अगर अंग्रेजी में कहें तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। हाँ। एनडीएमए से लेके एसडीएमए से लेकर के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से लेकर के हर एक गांव तक, हर एक समूह तक, हर एक परिवार तक हमारा पूरा सिस्टम वर्टिकली इंटीग्रेटेड रहा। और अलग अलग विभागों ने, चाहे वो फिशरीज सेक्टर के हो या पोर्ट संभालने वाले हो या पावर सेक्टर के हो जो बिजली का रखरखाव करते हैं, या रोड के हो या रेल के हो, सब ने मिलकर काम किया। और एकदम फोकस तरीके से पिछले एक हफ्ते जो काम किया, उसकी वजह से हम चक्रवात से होने वाले नुकसान को, मृत्यु दर को एकदम शून्य कर पाए। और भी जो अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, उसको भी हम कम करने में, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बिजली जाती है उसका डिसरप्शन कम से कम हो, ये सुनिश्चित करने में सफल रह सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कमल जी की जीरो मोर्टेलिटी। और मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी लगातार इन चीजों को मॉनिटर करते रहे। माननीय गृह मंत्री महोदय स्वयं मॉनिटर करते रहे, गाइड करते रहे। और इस रूप में पूरा जो आपके प्राधिकरण है और उसके सारी एजेंसीज इतने सक्षम होकर और अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। ऐसी आपदाओं का लगभग कितना पहले पता लग जाता होगा? आप लोग तो आईएमडी से भी संपर्क में रहते हैं, मौसम विभाग के भी। जी, इनका पूर्वानुमान जो आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, हमें करीब 12 दिन पहले से अच्छा कुछ इसका पूर्वानुमान मिलना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचते जाते हैं तो करीब 5 दिन पहले जो पूर्वानुमान मौसम विभाग से आता है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। अगर आप देखें इस चक्रवात का जो लैंडफॉल है, ये हुआ पिछले बृहस्पतिवार को जी। और उस बृहस्पतिवार से पहले, मतलब जो शनिवार था और इतवार था, शनिवार इतवार को जो मौसम विभाग बता रहा था, चक्रवात का जो रूट रहा, जो उसका ट्रैक रहा, वो एग्जैक्टली वही रहा जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था। मौसम विभाग ने खाली ट्रैक का ही पूर्वानुमान नहीं लगाया, उन्होंने इस बात का भी पूर्वानुमान लगाया कि जो विंड स्पीड होगी, वायु की गति होगी, वो कितनी होगी जब वो गुजरात के तट को छुएगा। वो भी एकदम सही, उन्होंने कहा 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके जो तेज झोंके आएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गस्टिंग विंड्स, वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही हमने देखा। जब हमारे पास ये पहले से पूर्वानुमान 5 दिन पहले से रहता है, तो हम सिर्फ इस चीज का ही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि किस तरह की आपदा आएगी, पर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे मकानों को, हमारे बिजली के तारों को, हमारी सड़कों को, रेल यातायात को और इंडस्ट्रीज को क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा। तो जो नया जो सिस्टम है वो है फोरकास्टिंग द इम्पैक्ट। अगर हम इम्पैक्ट का पूर्वानुमान लगा लेंगे तो हम उस हिसाब से एकदम फोकस तैयारी कर सकेंगे। गुजरात सरकार ने जैसे कि अनुमान लगाया कि अगर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से वायु आती है, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, जो होर्डिंग्स लगे होते हैं जी, वो एक बड़ा सोर्स ऑफ रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि वो उखड़ के जब निकलते हैं तो एक मिसाइल की तरह जा करके किसी को भी लग सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने 4000 से अधिक होर्डिंग्स को अनफोल्ड करके निकलवाया। अच्छा। हमारी जो विंड मिल्स हैं, आपको पता है कि जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, वो गुजरात के तट पे बहुत ज्यादा हैं, विंड एनर्जी भी और सोलर एनर्जी भी। तो विंड मिल्स को कैसे फोल्ड करके रखना है कि उसको नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, सोलर पैनल्स को कैसे विंड से प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारे जो हम पहले से पूर्वानुमान लगा करके जो हम ये सारे काम कर सकते हैं जिससे हम नुकसान को कम कर सकें, वो सब हम कम कर पाए। हम मृत्यु दर को तो कम कर ही पाए हैं, हम अब जैसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहना चाहते हैं कि वी वांट टू गो बियॉन्ड सेविंग लाइव्स टू आल्सो सेविंग लाइवलीहुड्स। जीवन ही नहीं, जीविकाओं का भी बचाव हो। जी जी। और ये जो उपलब्धि आप पिछले एक हफ्ते में देख रहे हैं, ठीक है, पिछले एक हफ्ते में हमने काफी काम किया और हर स्तर पे इसके ऊपर चर्चा हुई,
तैयारी हुई। प्रधानमंत्री जी ने खुद सोमवार को ही इसके ऊपर एक सभी जो विभाग हैं उनके साथ मीटिंग लेकर के इस चीज का जायजा लिया। गृह मंत्री जी ने खुद इसको क्लोजली फॉलो अप किया। जो राज्य सरकार है सबके साथ मिलकर के बात की। हमारे जो कैबिनेट सचिव हैं, गृह सचिव हैं, हर स्तर पे हमने सतत निगरानी रखी। लेकिन इसके साथ जो हम आम जनता को शायद कम मालूम हो, ये सारी चीजें जो हैं बरसों के प्रयास का परिणाम है। पिछले कुछ सालों में हमने जो अर्ली वार्निंग अपनी सुदृढ़ की है, जो आईएमडी में इन्वेस्टमेंट किया है जिससे कि उनका पूर्वानुमान और बेहतर हो सके। अभी एनडीएमए की तरफ से एक नया प्रोग्राम चला है जिसको बोलते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जी, जिसमें हम ज्योग्राफिकली टारगेटेड मतलब स्थानीय स्तर पर केंद्रित एकदम उस स्थान पर क्या होने वाला है उस हिसाब से सभी मोबाइल फोन्स को मैसेज भेज करके उस स्थान से संबंधित आपदाओं का के पूर्वानुमान की जानकारी दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है। इतना बड़ा देश है और आप अलग अलग क्षेत्रों में या छोटे छोटे जगहों को भी फोकस करके और डेडिकेटेड मैसेजेस आप अलर्ट्स भेजते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाता है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे राज्य सरकारें हैं और राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनका सहयोग और उनका नेतृत्व बहुत जरूरी है। और दूसरा है हमारी अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज। जैसे मौसम के संबंध में मौसम विभाग, अगर कहीं ज्यादा वर्षा की संभावना है या चक्रवात आने की संभावना है, और अगर बाढ़ की है तो सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये अलग अलग अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज हैं। अलर्ट जनरेटिंग एजेंसीज और राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये मिल करके हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसके लिए हम जाकर के राज्य सरकार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों की ट्रेनिंग करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो अगर एक नक्शे पे अगर आप एक ऐसे गोला बना दें कि इस जगह पे किसी आपदा के आने की संभावना है, जैसे अभी आपने बिपरजॉय में देखा कि ये 5-6 जिले हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वायु का प्रभाव होगा, अत्यधिक वर्षा होगी और उस दिन जो है हाई टाइड की वजह से समुद्र भी ऊंचा था तो उसके साथ पानी भी अंदर आएगा, बिल्कुल टाइडल वेव भी आएगी। और अगर हम ये पहले से पूर्वानुमान करके अगर मैप पे एक गोला बनाए कि इन लोगों को देनी है, तो हमारा जो सिस्टम जो हमने तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स के साथ मिलकर के, सीडॉट के साथ मिलके, वो टारगेटेड उस इलाके में जो भी मोबाइल फोन टावर से कनेक्टेड है, अच्छा, चाहे आप दिल्ली से वहां गए हुए हो, चाहे आप अमेरिका से आकर के उस स्थान पर हो, वो सीधा आपको एसएमएस पुश होगा और आपको ये जानकारी समय पे दी जाएगी कि ये आपदा आने वाली है और आपको ये सब एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। तो इसको तैयार करने में हमें काफी समय लगा, लेकिन ये अभी ऑपरेशनल है। अभी हम अगले 1 साल में इसको और भी इसके जो मेथड्स जो इसके तरीके हैं डिसेमिनेट करने के, जानकारी को आगे पहुंचाने के, सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, कैसे हम रेडियो के थ्रू स्थानीय स्तर पे इस चीज को आगे पहुंचाएं, टीवी के थ्रू पहुंचाएं, रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है उसके माध्यम से पहुंचाएं। तो इस जो नेक्स्ट जनरेशन होगा कैप का, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का, इसके ऊपर करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं इससे भी ज्यादा, कि जो स्थानीय स्तर पे हमारी तैयारी है, हमारे देश के करीब 90% जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। अच्छा, बहुत सारे जिलों में ये उससे भी नीचे वार्ड स्तर पे या गांव के स्तर पे भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। हमने पिछले कुछ सालों में एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है जी, जिसमें तटीय इलाकों में साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि ये साइक्लोन शेल्टर सरकार ने बनवाए जरूर हैं, लेकिन इनका संचालन सरकार नहीं करती है। अच्छा, इनका संचालन गांव की कमेटी करती है और ये साइक्लोन शेल्टर मल्टीपर्पज कहलाते हैं। जब साइक्लोन नहीं आ रहा है तो इसको जो गांव का समुदाय है वो किसी भी और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई सोशल फंक्शन हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, और एक कमेटी बनाकर वही लोग इस साइक्लोन शेल्टर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो लोकल लेवल पे जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसकी वजह से जागरूकता बढ़ी है और लोग जब आपदा आती है तो अपने आप को निसहाय नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास जानकारी है,
उनके पास साधन है। मुझे लगता है कि जानकारी होना ही एक उनकी क्षमता को इतना विस्तार दे देता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ट्रस्ट उनका बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इस रूप में ये जो महत्वपूर्ण पहलू है, ये बहुत, इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने उसके बारे में विशेष चर्चा की है। अब जो आप नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, मुझे लगता है कि लगभग 7500 किलोमीटर का हमारा जो सी कोस्ट का एरिया है, तो उसमें 5700 या 6000 किलोमीटर तो बहुत ही वल्नरेबल है। जी। तो इसका मतलब बहुत सारे शेल्टर्स बने होंगे। सो हमने हर एक राज्य में, जो तटीय राज्य हैं जहां पर साइक्लोन आने की संभावना है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, सभी इलाकों में वहां का जो जोखिम है चक्रवात का, उसका आकलन करते हुए उस हिसाब से साइक्लोन शेल्टर बनाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि साइक्लोन शेल्टर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सुदृढ़ हो, रास्ते में कोई पुल पड़ता है तो वो सुदृढ़ हो, और सबसे बड़ी बात कि गांव के लोग जो वहां रहते हैं उनको इस चीज की जानकारी हो कि ये साइक्लोन शेल्टर है, ये सरकार का नहीं है, ये उनका है, सरकार ने बनाया है, उनका है, और वो उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी अपनी कमेटी है, उनके पास थोड़ा फंड है, और वो सामान्य समय पर जब कोई साइक्लोन नहीं आ रहा है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ना हो कि साइक्लोन आ रहा है, आपको चाबी नहीं मिल रही क्योंकि आपने उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं पहले अंदर से कैसा इस्तेमाल होते रहने से वो तैयार स्थिति में रहता है, तैयार स्थिति में, तो इसलिए हमेशा आपदा के समय वो काम आ जाता है। जी बिल्कुल। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम आपदा प्रबंधन को लेकर देश में जो विस्तार मिला है इसकी तमाम गतिविधियों को, और जिस रूप में ये अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों के जान माल की रक्षा करने में, उसको सुरक्षित बनाए रखने में भूमिका निभा रहा है। और उसके उदाहरण तो बहुत सारे आपने देखे। अभी अभी बिपरजॉय का जो चक्रवात है वो आपने देखा, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं आई हैं। उसमें जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रिसीजन के साथ, जिस क्षमता के साथ ये सारे कामों को अंजाम दिया गया आपदा प्रबंधन का, उस वजह से एक मन में उत्सुकता और उत्कंठा तो जागी है कि इसके बारे में और विस्तार से जाने। और आज इस कार्यक्रम में कमल किशोर जी, जो कि सदस्य सचिव है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या मैं शुरुआत करूं, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी स्तरों पर आपने बहुत काम किया, बहुत गहन अनुभव है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। आपके इन सारे अनुभवों का लाभ जो है इस समय देश को मिल रहा है इस रूप में। ये जानने की कमल जी उत्सुकता जरूर है कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये तो एक एपेक्स बॉडी है, देश की शीर्षस्थ संस्था हम कह सकते हैं आपदा प्रबंधन में, लेकिन जमीन तक जो इसका विस्तार है वो क्या क्या कड़ियां हैं इसमें? जी, मैं इसका एक हिस्सा पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे अनुभव से जो आपने कहा कि देश को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा लोगों के साथ काम करके मुझे सीखने को मिल रहा है जी। और जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा प्रबंधन महाविचार, पूरा भारत भागीदार, इसमें जन जन की भागीदारी चाहिए, और जब तक वो भागीदारी नहीं रहेगी तो हम लोग भी जो प्रशासन में हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम जब लोगों से सुनते हैं और जमीन से जुड़ के काम करते हैं तो जो भी हम नीतियां बनाते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं, प्रासंगिक होते हैं, सच बात, और इफेक्टिव होते हैं। इन बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो ये है कि रिस्पांस के मामले में पिछले कुछ सालों में हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को और सशक्त किया है। अभी हमारे पास 16 बटालियंस हैं। अच्छा जी, और वो 16 बटालियन देश के हर एक हिस्से में उनका अपना तैनाती है उनकी। और जब हमारे यहाँ मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून, तो राज्य आकलन करते हैं कि इस साल क्या होने की संभावना है, पिछले साल का क्या अनुभव रहा है, उस हिसाब से उनकी पूर्वानुमान के हिसाब से तैनाती की जाती है। तो इनका जो गठन है एनडीआरएफ का, उसमें कौन से लोग होते हैं जो शामिल? देखिए, एनडीआरएफ में जो हमारे फोर्सेस हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ से लोग सेकंडमेंट पे आते हैं। अच्छा। जिनकी एनडीआरएफ में ट्रेनिंग होती है और वो 7 साल तक रहते हैं, और उसके बाद वो वापस अपनी फोर्स में जाते हैं। लेकिन इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। अगर आप चाहें तो 8वीं बटालियन हमारी गाजियाबाद में है, मैं एक दिन आपको ले जाके दिखा सकता हूं कि हम कैसे ट्रेनिंग करते हैं उनकी वहां। अरे वाह।
उसके बाद फ्लड में कैसे रेस्क्यू करना है, लैंडस्लाइड में कैसे रेस्क्यू करना है, और आपस में उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे रखना है। तो इसके ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है, रिफ्रेशर दिया जाता है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास जो है एनडीआरएफ को उपलब्ध है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, तो किस किस तरह के इक्विपमेंट्स? जैसे हमारे लिए एक इंसान के तौर पर सोचना बड़ा मुश्किल है कि हम कैसे अंदाजा लगाएं कि कोई व्यक्ति कहीं दबा है, कोई किस हालत में है। तो इसका क्या तकनीक हमें मदद करती है इन चीजों को ढूंढने में? जी बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बताया कोई व्यक्ति नीचे दबा है, तो उसके लिए जैसे एक न्यूमैटिक लिफ्ट या जैक्स आते हैं जिससे कि हम एक कोलैप्स कंक्रीट के लैब को उठा सकें। अच्छा। उसको सेफली कैसे कट किया जाए, क्योंकि मिनिमम कट किया जाए जिससे कि कोई आदमी अंदर दबा है तो उसको नुकसान ना हो। उसको सेंसर लगा के हम पता करें कि कहाँ पे जीवित व्यक्ति होने की ज्यादा संभावना है। तो ये भी क्या साथ एनडीआरएफ की कुछ केनाइन डॉग्स भी हैं। अगर आपने तुर्की की तस्वीरें देखी होंगी तो हमारे एनडीआरएफ के जो केनाइन डॉग्स हैं जो ट्रेंड हैं वो भी गए थे और उनकी भूमिका बहुत अहम रही इसमें। बिल्कुल। लेकिन एनडीआरएफ के संदर्भ में मैं एक बात और करना चाहूंगा कि एनडीआरएफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो करती है, लेकिन एक और जो बड़ा काम करती है वो ये कि स्टेट की जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस बन रही हैं, अभी करीब 24 के करीब राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी रिस्पांस फोर्स बना ली है। तो उनकी क्या स्ट्रेंथ हो, कितने लोग हों उसमें, उनके राज्य में जिस तरह की आपदाएं आती हैं उसके हिसाब से उनकी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो इस सब की भी जो मेंटरिंग है, जो उनकी एक तरह से उनके साथ उनका सशक्तिकरण करना है, ये काम भी एनडीआरएफ कर रही है। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि एनडीआरएफ तो नेशनल फोर्स है, लेकिन उसी लेवल की फोर्स हम राज्यों में और लोकल लेवल पे भी देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोग में अगर हम 16 बटालियन को देखें तो ये भी कम पड़ता है। हमें तो हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर मोहल्ले में उस जगह की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित लोग चाहिए। तो इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक बड़ा फोकस एरिया है जो मेरे ख्याल से समाचार में इतना नहीं आता है। समाचार में हम सिर्फ एनडीआरएफ का डायरेक्ट रिस्पांस का काम देखते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश के रिस्पांस सिस्टम को सुदृढ़ करने की वो है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28 सितंबर 2021 में माननीय गृह मंत्री जी ने एक नई स्कीम का उद्घाटन किया था जिसे बोलते हैं आपदा मित्र। अच्छा। जिसमें हम देश के 350 जिले जहां पर आपदाओं के आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वहां पर हम कुल मिलाकर के 1 लाख आपदा मित्र तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और ये आपदा मित्र प्रशिक्षित हैं, इनको बेसिक लेवल पर ही, लेकिन उनके इलाके के जो आपदाएं आती हैं उस हिसाब से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में क्या क्या करना है, उनको कैसे उनको बचाव कार्य में जिला प्रशासन के साथ या वहां पर अगर एनडीआरएफ की टीमें तैनात होती हैं तो उनके साथ कैसे काम करके आगे बढ़ना है, ये कर रहे हैं। तो 1 लाख में से 75,000 आपदा मित्र तैयार हो चुके हैं। अगर आपने गुजरात के बिपरजॉय के रिस्पॉन्स की तस्वीरें देखी हो तो करीब करीब सभी जो जिले हैं सब में जो हमारे आपदा मित्र हैं उन्होंने जिला प्रशासन का बहुत ज्यादा सहयोग किया। लोगों को जो इवैक्यूएट करना है, घर घर जाकर के उनको कभी कभी कन्विंस भी करना पड़ता है कि चलिए आप, सुरक्षित नहीं है, तो इसमें काम किया उन्होंने। तो अभी उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई उसमें भी आपदा मित्रों ने कुछ योगदान दिया। तो ये जो 1 लाख आपदा मित्र हैं, इसके पीछे जो मेन जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, गृह मंत्री जी की सोच है, सरकार की सोच है, हमारी प्राधिकरण की सोच है कि हम हमारी कैपेसिटी को एकदम स्थानीय स्तर तक सशक्त करें। मैं तो ये कहता हूं हर घर में एक आपदा मित्र होना चाहिए, हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए हर व्यक्ति या हर घर में कम से कम एक व्यक्ति अगर प्रशिक्षित है, इन चीज़ों की समझ है उसके अंदर और क्षमता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत उपयोगी होगा उस क्षेत्र में अगर कोई आपदा आती है। तो ये जो प्रयास हो रहे, शायद आम आदमी इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता या उसकी दृष्टि शायद उधर उतनी नहीं जा पाती। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई मैं कमी नहीं कहता किसी की, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से कम आज हमें कुछ नई चीज़ों और नए नज़रिए से इन चीजों को देखने का मौका मिल रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है आपदा प्रबंधन की।
और आपदा प्रबंधन के बारे में दरअसल एक नागरिक के तौर पर भी हमें सजग रहना, जागरूक रहना, सचेत रहना और आवश्यकता पड़े तो सक्रिय हो जाना, ये हमारी भी भूमिका होती है। लेकिन इन चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है कि आपदा के प्रबंधन में हम किस रूप में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अभी हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या उसके तमाम यूनिट्स या तमाम और एजेंसीज जो इस क्षेत्र में भूमिका निभा रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर जी से, जो कि सदस्य सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। आपने जब बात की कमल जी की विदेशों में, टर्की में जो आपके ये कैनन वहां गए, एक जूली मेरा ख्याल है नाम था, मुझे याद आ रहा है बीच में जब आपने चर्चा की, मेरे ख्याल से एक का नाम जूली, एक का नाम रैम्बो। हाँ, अखबारों में भी उसका जिक्र आया था, फोटो भी छपी थी, तो इसलिए मुझे ध्यान आया। इससे एक बात मेरे जहन में ये बात आई कि क्या हमारी जो आपदा प्रबंधन की एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ मान लीजिए और कोई एजेंसीज होंगी, वो देश के बाहर भी अगर कहीं आपदा आती है तो उनको भेजा जाता है? इस तरह के कोई समन्वय के कार्यक्रम भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी, पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा है। जहाँ पे भी आपदा आए, अगर हम वहां पर जाकर के बचाव कार्य में शामिल हो सकते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है। और हम प्राधिकरण की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी जो एनडीएमए के अध्यक्ष भी हैं जी, कभी कोई हिचकिचाहट नहीं रही। जो तुर्की में जो हमारा रिस्पांस टीम थी, हम वहां पर पहुंचने वाले देशों में सबसे पहले थे जी। और हमारी जो एनडीआरएफ की टीमें गई, उसके अलावा आर्मी की जो मेडिकल टीमें गई, आर्मी की मेडिकल टीमों ने मेरे ख्याल से 4000 से अधिक जो घायल लोग थे उनका उपचार किया और करीब उसमें से 100 के करीब सर्जरीज की जी। और इसको वहां की जनता ने इतना सराहा कि हम ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े थे और उनका दर्द बांट रहे थे और सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह मुझे लगता है क्योंकि जापान सरकार ने विशेष तौर पर प्रशंसा की थी एनडीआरएफ की और आपदा प्रबंधन हमारी एजेंसीज की, जापान में जब आपदा आई थी और वहां भी यहाँ से टीम गई थी। जी बिल्कुल, फुकुशिमा बहुत ही बड़ी आपदा आई थी। एक भूकंप हुआ, भूकंप की वजह से सुनामी आया, सुनामी ने फिर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को अफेक्ट किया और वहां पर हमारी एनडीआरएफ की टीमें जो सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रशिक्षित हैं, वो भेजी गई थी और जापान सरकार ने उसको बहुत सराहा। वो बात है मार्च 2011 की। तो ये तो हमारी परंपरा है कि जहां हमारी जरूरत है, जहां हम अपना दायित्व निभा सकते हैं, उसको निभाने में हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। और ये जो सहयोग है ये सिर्फ रिस्पॉन्स का नहीं है। कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल कोalition की घोषणा की थी जिसको बोलते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 31 देश और दुनिया के सभी भागों से, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, सब तरह के देश, विकसित देश, विकासशील देश, छोटे द्वीपीय देश, लैंडलॉक्ड देश, सब इसमें शामिल हैं। और इन सब का कोalition का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि हम कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाएं कि वो आ जाने वाली आपदाओं को सह सके, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल। क्योंकि देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं बनाते, हम दशकों के लिए बनाते हैं। तो हम कैसे मिलकर सहयोग करें, कैसे हम लेटेस्ट जानकारी, सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी इसमें ला सकें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो सके। ये दूरगामी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की इस कोalition के रूप में परिलक्षित होती है। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी है और मुझे लगता है कि एक सहयोग की बात भी है कि कहीं आपदा हो तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। और एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो उसका लाभ, और सबसे बड़ी बात तो मानवता की रक्षा होती है, मानव जिंदगियां बचती हैं। मुझे उस समय का ध्यान है कि जापान में जिसके जिक्र आप कर रहे हैं तबाही आई थी, 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और एनडीआरएफ की टीम वहां गई थी जिसके लिए विशेष प्रशंसा भी हुई। एक सवाल मेरे दिमाग में कमल जी आ रहा था, इतनी तबाही, इतनी भयंकर आपदा, इतनी मुश्किल हालात, खुद जो हमारे बचाव या राहत दल हैं
उनको भी तो वही सब सामना करना पड़ता है। कहीं खाने की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और जापान में तो मैंने सुना था कि चूंकि अनाज की या राशन की कुछ दिक्कत थी, उपलब्धता नहीं थी, तो एक समय खाकर हमारी टीमों ने काम किया है। जैनेंद्र जी, ऐसे ही तुर्की में जब हमारी टीमें भेजी गई तो वहां पे जो तापमान था वो बहुत ही कम था, और उस कम तापमान के बीच में 18-18 घंटे दिन में हमारी टीमों को बचाव कार्य में काम करना पड़ा जी। ऐसी स्थिति में जब वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ईंधन की व्यवस्था नहीं थी, ये सारी व्यवस्थाएं हम यहां से लेकर गए थे ताकि हम अच्छा इफेक्टिव रिस्पांस दे सकें। लेकिन इसमें मैं हमारी टीमों की प्रशंसा करना चाहूंगा कि एक तो 100% कमिटमेंट, जो काम करना है वो करना है, और दूसरों का बचाव कार्य सबसे पहले और उसके बाद हम। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोफेशनल रिस्पांस है वो पूरी तैयारी के साथ जाता है, और वहां किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इसका भी पूर्वानुमान लगा के जाता है, और कम से कम असुविधा हो जिससे कि हमारा रिस्पांस और भी इफेक्टिव हो सके, इसका पूरा प्रयास रहता है। और ये जो पहले से हम तैयारी करते हैं, इसका प्रभाव हम जब फील्ड में जाते हैं तो देखने को मिलता है। देखिए, वैसे ही नहीं, एंजल्स इन डिजास्टर कहा जाता है, देवदूत आपदा के समय। हमारे इन जो आपदा और बचाव राहत कार्यों से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, एनडीआरएफ के हों या पूरा प्राधिकरण के अलग अलग इकाइयों के जो भी सदस्य हैं, उन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आपका प्राधिकरण है कमल जी, मेरा ख्याल बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन इतने कम वर्षों में जिस तरह का एक प्रोफेशनल तौर तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया है, इसके कुछ इतिहास के बारे में बताएं। कैसे सोच उपजी थी और कैसे आगे बढ़ी और आज हम यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, इसका इतिहास शुरू होता है करीब 1999 के सुपर साइक्लोन से। तब से देश में एक संगठन बने, एक प्राधिकरण बने, इस विषय में चर्चा होती रही। उस समय एक समिति भी बनी थी, उस समय एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनी थी 1999-2000 के आसपास। और उसके बाद 2005 में संसद ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ साथ सभी राज्यों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई जी। और उसके बाद हमने एनडीआरएफ की स्थापना की, रिस्पांस फोर्स, और इसके साथ साथ जो मिटिगेशन का काम है जी, जो काम है नुकसान को कम से कम करने का, जिसे आपदा न्यूनीकरण कह सकते हैं आप, उसके ऊपर भी तवज्जो दी गई। हमारे यहाँ एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी में, उसको बोला जाता है पैराडाइम शिफ्ट। बिल्कुल, फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी हमारी विकास की प्रक्रिया है उसके अंदर हम आपदा न्यूनीकरण को समाहित करें। अगर हम घर बनाएं, इमारतें बनाएं और भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में बनाएं, तो हमारे पास कोड्स हैं, एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं। इन सबको इस तरीके से बनाया जाए कि ये सब भूकंप को सह सकें। बाढ़ वाले इलाके में बनाएं तो उसको बाढ़ से सुरक्षित बनाएं। अर्बन फ्लड वाले इलाके में बनाएं तो हम अपने शहरों का विकास ऐसे करें कि वहां पे अर्बन फ्लड की संभावना कम से कम हो। जो 15वां वित्त आयोग है, इसकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है और एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इसमें अभी जो है हमारे पास कई हजार करोड़ रुपया आपदा न्यूनीकरण के लिए है, और इसमें से एक खास एलोकेशन, ईयर मार्किंग, वो अलग अलग आपदाओं जिनकी अभी हम बारंबारता बढ़ती हुई देख रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे कुछ इलाके हैं जहां नदी का कटाव या समुद्री तट का कटाव, उसको हम कैसे मिटिगेट करें, उसके प्रभाव को कैसे कम करें। शहरी बाढ़ को हम कैसे कम करें। जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं और वहां पे शहर हैं, उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं आपदाओं से संबंधित, बिल्कुल, उनको हम कैसे सपोर्ट करें। सूखे के संबंध में हम कैसे सपोर्ट करें। हमारी जो फायर सर्विसेज हैं, अग्निशमन सेवाएं हैं, हम इनको कैसे सुदृढ़ करें। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोग्राम्स जो आपदा न्यूनीकरण के हैं, ये आपदा रिस्पांस के नहीं है, न्यूनीकरण के हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो सोच है, हमारे नेतृत्व की जो सोच है, वो बहुत दूरगामी है। वो उसको इस बात का पूरा आभास है कि हम सिर्फ रिस्पांस पे, प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रह सकते। हमको अपने विकास के कार्यक्रमों को, अपने शहरों को, अपने इमारतों को, अपने गांवों को
ऐसा सुदृढ़ करना होगा कि हम जब आपदाएं आए तो नुकसान कम से कम हो, जीवन को ही नहीं जीविकाओं को भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को कम से कम उतनी गहराई तक हमें भी एक नागरिक के रूप में समझना चाहिए। हम भी उस जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा बन पाएंगे इस रूप में। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है। कार्यक्रम आप जानते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर जी से। कमल किशोर जी सदस्य सचिव है, मेंबर सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। कमल जी, आपने बहुत सारी चर्चाएं बीच में कुछ ऐसे नए शब्दों को भी हमारे सामने रखा, तो मुझे उत्सुकता ये हुई कि हम जितना आसान समझते हैं, जैसे सरल कह सकते हैं उसको कि कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक होती हैं, कुछ आपदाएं जिसमें मनुष्य कारण हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसे आतंकवादी हादसे हुए या कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ इस तरह से। लेकिन क्या इतने तक ही है आपदाओं के वर्गीकरण अगर हम करना चाहें? क्योंकि आज तो दुनिया कहीं का कहीं पहुंच गई है और बहुत सारी ऐसी घातक चीजें भी हमारे आसपास दिखाई देती है या जिनके बारे में हम सुनते हैं, उन सबको लेकर आपदाओं की आशंका तो रहती है। देखिए, जो वास्तव में जमीनी तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आपदाओं का वर्गीकरण करना कि ये प्राकृतिक है, ये मानवीय है, ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है आज के जमाने में, क्योंकि अधिकतर दोनों का मेल रहता है। जैसे अगर आप उदाहरण लें, एक भूकंप आए और भूकंप से क्षति हो तो ठीक है, भूकंप अपने आप में एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन वो घटना आपदा तब बनती है जब हमारे भवन गिरते हैं। और हमारे भवन क्यों गिरते हैं? हमारे भवन इसलिए गिरते हैं कि हम जो हमारे बिल्डिंग कोड्स बनाए हुए हैं, जो दुनिया के सबसे उत्तम बिल्डिंग कोड्स में हैं, हम उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये जो भवन ठीक से नहीं बनाना, ये जो है, ये तो पूर्णतः मानवकृत है। बिल्कुल। तो इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, प्राकृतिक और मानवीय दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जी। तो इसमें मैं आपके श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी जागरूकता बढ़ाएं और इसको एक पर्सनल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लें। खाली रिस्पॉन्स के लिए नहीं, पर इस चीज की जानकारी बढ़ाएं कैसे जो हम हर एक कदम उठाते हैं उससे आपदाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम बढ़ता है या कम होता है। आप एक घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके बाथरूम में कौन से फिक्सचर्स लगे हैं, आप ये देखते हैं कि आपके रसोई में कौन से नए इक्विपमेंट लगे हैं। खास करके जो शहरों का मध्यम वर्ग है वो इन चीजों पर बहुत ध्यान देता है। क्या हमने कभी बिल्डर से पूछा है कि अगर हमारा घर जोन 4 में आता है, जो कि जोन 5 से सिर्फ एक जोन नीचे है और वहां भूकंप आने की संभावना है, क्या ये भवन उस प्रणाली से बनाया गया है कि ये भूकंप को सह सकेगा? क्या हमने बिल्डिंग कोड को कंप्लाई किया है? और मैं आपको ये कहना चाहूंगा भूकंप के संबंध में, जब नया भवन बन रहा है उसको आप अगर भूकंप रोधी बनाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। उस बिल्डिंग की कॉस्ट 5% बढ़ेगी, 5 से 7% बढ़ेगी। मैं इसमें भूमि की, लैंड की कॉस्ट तो लगा ही नहीं रहा हूं। तो ये सिर्फ जो मुद्दा है, ये सिर्फ अधिक व्यय का नहीं है, ये अधिक जागरूकता का है और जिसको अंग्रेजी में कहें सोशल डिमांड। अगर हमारी जनता ये कहे कि हम सुरक्षित घरों में, सुरक्षित शहरों में रहना चाहते हैं, हमारे जिन शहरों में शहरी बाढ़ आती है जी, कई जगह मैंने देखा है, हम लोग जो है गर्मी के समय में या सर्दी के मौसम में जब वर्षा कम होती है तो हम अपने नालों को ऐसे समझते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की जगह है, यहाँ पे कचरा डाला जा सकता है। जी, सच बात है। और जब बारिश होती है तो वो जो हमारे पास फैसिलिटी है जल के निकास के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तो हम सब की जिम्मेवारी है कि जो आपदाओं का जोखिम है इसको कम करने में अपनी भागीदारी समझें। अच्छा, ये बताएं कि इन सब चीजों में क्या एक इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी एनडीएमए की कोई भूमिका है या एक सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं आप? जी, एनडीएमए ने 32 के करीब विषय हैं जिनके ऊपर गाइडलाइंस जारी की हैं। अच्छा। अलग अलग चीजों पर, चक्रवात के संबंध में, भूकंप के संबंध में, भूस्खलन के संबंध में, यहाँ तक कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो कि पर्वतीय इलाकों में होती है, इस संबंध में उत्तराखंड में इस तरह के उदाहरण देखने को मिले। उत्तराखंड, हिमाचल के विषय में दिशा निर्देश जारी किए। और खासकर और इसके अलावा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट हम म्यूजियम्स में कैसे करें, इसके ऊपर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। वो हमारी धरोहर है। अगर हमारा म्यूजियम किसी आपदा की संभावना वाले क्षेत्र में, तो हमें सब कुछ वो काम करना चाहिए जिससे कि हमारी जो वो विरासत है उसको नुकसान न होने दे आपदाओं में।
लेकिन जो एनफोर्समेंट है, ये एनफोर्समेंट का काम स्थानीय स्तर पे होता है। मतलब ये अपेक्षा करना कि राष्ट्रीय प्राधिकरण पूरे देश में एनफोर्समेंट कराएगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, लेकिन इसकी बाध्यता हम सतत तौर पे राज्यों के साथ ये बात करते रहते हैं, इस चीज को उठाते रहते हैं। अलग अलग मार्गदर्शिकाएं हमने जारी की हैं, उनका क्या पालन हो रहा है। अच्छा, तो इनके बारे में चर्चा होती है और समझाने की कोशिश भी होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर दूसरी तरफ जो समाज के लोग हैं वो भी थोड़े से खड़े हो जाएं, सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, तो इस बात को बहुत एक आवश्यक रूप से इसको हम हासिल कर सकते हैं, इस मकसद को भी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, आजकल या पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई, भोपाल में गैस त्रासदी हुई, तो रासायनिक जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परमाणु से जुड़ी हुई। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में इस तरह की चीजें जो हैं नहीं हुई, या बहुत कहीं छिटपुट ऐसी चीजें हुई, लेकिन उसकी तैयारी तो मुझे लगता है रखनी ही होती होगी। जी बिल्कुल। हम इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो हमारी एनडीआरएफ की सभी टीमें जो हैं, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये जो डिजास्टर्स हैं, ये जो आपदाएं हैं, इनके लिए कैसा रिस्पॉन्स करना है। जैसे कहीं केमिकल लीक है तो पहले तो ये पता करना कि ये केमिकल कौन सा है, फिर उसके बाद इस केमिकल का एंटीडोट क्या है, वहां पे लोगों को कहाँ तक इवैक्यूएट करना है, डिकंटेमिनेट कैसे करना है। तो इन सब चीजों पे काफी ट्रेनिंग है। इसके अलावा हम जगह जगह पर जाकर के जहां पे इन चीजों का खतरा ज्यादा हो सकता है, वहां पे स्थानीय स्तर पे प्रशिक्षण भी करते हैं, मॉक ड्रिल्स भी कराते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से एनडीएमए ने करीब 1000 मॉक ड्रिल्स अलग अलग आपदाओं के संबंध में जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कराए हैं। अच्छा। हम जब कोई मेजर, जैसे कोई तीर्थ यात्रा होती है, जैसे 4 धाम यात्रा भी चल रही है उत्तराखंड में, तो 4 धाम यात्रा के शुरू में स्टेट के साथ मिलकर के कि क्या तैयारी है हमारी, उसकी पूरी एक्सरसाइज, मतलब खाली वो थ्योरेटिकल नहीं है, बैठक नहीं है वो जी। उसमें पूरा सिनेरियो बनाना और अलग अलग देखना कि क्या हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। अभी अगले हफ्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारी, उसके लिए मॉक एक्सरसाइज होगी। इसीलिए इसी तरह सीबीआरएन थ्रेट्स के लिए भी हम मॉक एक्सरसाइज करते हैं। जो देश के मुख्य एयरपोर्ट्स हैं, खास करके अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स हैं, उनकी क्या तैयारी है। वहां पे अगर कोई सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर दुर्घटना होती है, आपदा होती है, तो उसको हम सबसे पहले तो रिस्पांस जो है एयरपोर्ट मैनेजमेंट का क्या होगा, उसके बाद बाहर से कैसी सपोर्ट उनको दी जाएगी, तो इसके बारे में पूरी तैयारी करते हैं। जो गैप्स हैं उनको और बढ़ा रहे हैं हम, इसको बहुत सतत तरीके से करने की जरूरत है। तो व्यवहारिक स्तर पर चीजों का आकलन भी आप करते हैं, और कहीं कुछ गैप्स हैं तो उसको भरने की, उसे पूरा करने या सप्लीमेंट करने की जो भूमिका है वो भी आप निभाते हैं। मुझे लगता है कि आज जितनी बातें आपने बताई हैं कमल किशोर जी, एक नागरिक के तौर पर, एक संगठन के तौर पर, एक समाज के तौर पर, उन चीजों से हमें बहुत सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हम 100% जो इन सब चीजों के प्रयासों का जो लाभ है वो तभी ले पाएंगे जब हर व्यक्ति सजग होगा, जागरूक होगा। और मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा बहुत आपकी वेबसाइट पे ही नजर मार ले, 1-2 बार 2-4 महीने में चक्कर लगाता रहे, वहां विजिट करता रहे, तो काफी सारी अपडेट्स उसको मिलती रहेंगी। और बाकी अलर्ट्स वगैरह आपके आते ही रहते हैं SMS के जरिए और बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सारे माध्यम। आज के लिए इतनी सारी बातों के प्रति हमें जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए और ये सारी जानकारी हमें दी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।